हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर। जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक करवाया था, मेरे हिसाब से आपने वो बहुत अच्छे से कर लिया होगा। लास्ट टॉपिक हमारा हेनरी का नियम था और उसके बाद हमने राउल के नियम को थोड़ा सा ही पढ़ा था। अब उसके बारे में हम और भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम राउल के नियम की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो राउल का नियम है वो आपका द्रव्य विलयन के लिए है, जिसमें आपका द्रव ही विलय होता है और द्रव ही आपका विलायक होता है। ठीक है। और जो विलयन बनता है उस विलयन के अंदर दाब देने पर जो मोल अंशों की संख्या, मतलब दाब का मान जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे मोल अंशों की संख्या उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, वही राउल का नियम था। ये सारा मैं पीछे अच्छे से बता चुकी हूँ, तो जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। अब अपने बात करेंगे कि जो राउल के नियम के अंदर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन है उनके बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है राउल के नियम के अंदर आदर्श विलयन। देखो, अगर हम आदर्श विलयन की बात करते हैं ना, तो आदर्श विलयन या फिर आइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं आपको ध्यान में रखना है। देखो, नाम से पता चल रहा है आदर्श। आदर्श यानी जो बहुत ज़्यादा आइडल यानी मानने वाली बात। ठीक है। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल के नियम को फॉलो करते हैं या राउल के नियम की पालना करते हैं, वे आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर बात? तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, या फिर अपने ऐसे लिखते हैं ऐसे विलयन। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियमों की पालना करे, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो, पीछे जो आपने राउल का नियम पढ़ा था, तो मैंने आपको कहा था कि जो विलयन का वाष्पदाब होता है यानी जो P1 होता है वो समानुपाती होता है X1 के। ठीक है। तो कुछ पीछे फॉर्मूले थे जो आदर्श विलयन के अंदर फॉलो होते हैं और राउल के विलयन में भी वही चीज़ है। ठीक है। मतलब यही चीज़ है ना कि राउल के नियम को ही मान रहा है। यानी मैं ये बोल सकती हूँ आदर्श विलयन यानी राउल का नियम एक जैसा ही है। तो पीछे जो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा फॉर्मूला कि जो डेल पी होता है, ठीक है, जो आपका होता है P1 वो समानुपाती होता है X1 के। तो ये इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? P1 इजिकल्स टू P1 नॉट X1। यही बताया था आपको। दूसरा बताया था P2 समानुपाती X2, यानी जो आपका P2 है वो क्या हो जाएगा? P2 नॉट X2। ये हम पीछे वाली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, तो मैं आपको ये बस रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है। और P टोटल इजिकल्स टू क्या होता है? P1 प्लस P2, यानी मैं इसको ये लिख सकती हूँ P टोटल बराबर P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। यही हमने ज्ञात किया था। यही राउल के नियम में है और यही आदर्श विलयन में है। ठीक है। तो यानी जो आपके विलयन का वाष्पदाब है वो मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर आप उसको विलय के रूप में लो, चाहे विलायक के रूप में लो, चाहे आप कुल विलयन की बात करो। पहला नियम क्लियर। अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि अगर हम जैसे मान लो आप कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, आदर्श विलयन कहता है कि जब हम कोई भी अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन है या जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसका मान हमेशा शून्य होता है। यानी आप कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो, रिएक्शन ना तो आपकी ऊष्माक्षेपी होनी चाहिए ना ही आपकी ऊष्माशोषी होनी चाहिए। जब आपकी रिएक्शन ना ऊष्माक्षेपी होती है ना ही ऊष्माशोषी होती है, तो उस टाइम जो आपके डेल एच का मान होता है वो 0 के बराबर होता है। और यही आदर्श नियम कहता है कि जो आदर्श नियम को जो राउल के नियम को फॉलो करेंगे, ऐसे रिएक्शन हमेशा एंथैल्पी परिवर्तन उनमें शून्य ही माना जाता है। क्लियर बात? तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट कहते हैं कि डेल एच इजिकल्स टू क्या है? 0। एंथैल्पी परिवर्तन क्या है? 0। यानी अब ये बोल सकते हैं अभिक्रिया के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन
शून्य होता है। क्लियर बात। अब उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट में ये कहा जाता है कि जब कोई भी रिएक्शन करवाया जाता है या फिर कभी कोई विलेन बनाया जाता है तो विलेन बनने के दौरान जो आपका विलय है और जो आपका विलायक है दोनों को मिक्स करने के बाद जो आयतन परिवर्तन होगा वो भी शून्य होगा, यानी आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी मैं ये बोल सकती हूँ थर्ड पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं, डेल बी इजिकल्स टू क्या होता है, 0। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, अभिक्रिया के दौरान आयतन परिवर्तन शून्य होता है। क्लियर बात। तो ये 3 पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। शुरू वाला तो है कि जो बाष्पदाब होता है वो मोल अंश को समानुपाती होता है, तो ये नियम तो आपने राउंड में भी पढ़ा था अच्छे से। दूसरा मैंने आपको बता दिया एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य होता है, और तीसरा मैंने आपको बता दिया आयतन परिवर्तन भी शून्य होता है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट आपने। तो अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में। देखो अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जैसे मान लो आपने जो विलय लिए हैं उन विलय के अणुओं के बीच में जो आकर्षण होता है और जो विलायक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण होता है उन दोनों को मिलाने के बाद विलय विलायक आकर्षण भी बराबर होता है। यानी ऐसे समझो, विलय विलय आकर्षण और दूसरा है आपका विलायक विलायक आकर्षण, ये बराबर होता है किसके, विलय विलायक आकर्षण के। क्लियर बात। जैसे मान लो आपने जो विलय लिया है उसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो है आपके पास क्या है, विलय के कण हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आकर्षण के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा मैं मान लेती हूँ विलायक, जिसमें मैं मान लेती हूँ बी। अब जो बी है और बी, ये आपके पास विलायक विलायक के मतलब मोलों की संख्या है जो आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। जैसे मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगी तो मेरे पास जो विलय विलायक होगा वो इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर बात। ये तो आपके पास क्या थे, विलय के कण थे, ठीक है। ये आपके पास विलायक के कण, तो इसे तो हम विलय विलय आकर्षण बोलेंगे और इसे हम विलायक विलायक आकर्षण बोलेंगे। लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद जो इनके अणुओं के बीच आकर्षण होगा उसे हम क्या बोलेंगे, विलय विलायक आकर्षण। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जाता है, आदर्श विलयन ये कहता है कि जो विलय विलय आकर्षण है या विलायक विलायक आकर्षण है वो विलय विलायक आकर्षण के बराबर होता है, ये कहता है आदर्श विलयन। समझ आ गई बात। एक चीज आप ध्यान रखना, आदर्श विलयन जो होते हैं ना वो बहुत ही कम पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो एंथैल्पी परिवर्तन तो होगा ही, या कोई भी अपने दो चीज़ों को मिक्स करेंगे तो आयतन में भी परिवर्तन होगा। और जरूरी है कि विलय विलय आकर्षण विलायक विलायक आकर्षण विलय विलायक आकर्षण के बराबर हो। मतलब ये जो सारी कंडीशन है ना, जो इन सभी कंडीशनों को फॉलो करेगा ना, आदर्श विलयन वही कहलाएगा। जो इन सभी में से किसी एक कंडीशनों को भी कोई फॉलो नहीं करता ना तो वो आदर्श विलयन नहीं कहलाता, और आदर्श विलयन बहुत कम पाए जाते हैं। क्लियर बात। तो अब हम बात करेंगे, देखो जो पीछे मैंने आपको राउल के नियम में ग्राफ बताया था, आदर्श विलयन में भी वैसे ही ग्राफ है, मतलब उसको मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनादर्श विलयन के बारे में। यहाँ तक समझ आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं अनादर्श विलयन के बारे में। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। अब अपने बात करेंगे अनादर्श विलयन।
देखो अगर हम अनादर्श विलयन की बात करते हैं तो अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, सीधी सी डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी कि वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल के नियम को फॉलो नहीं करते, यानी राउल के नियम की पालना नहीं करते, वे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि अनादर्श विलयन भी है ना, वो आपके दो प्रकार से विचलन प्रदर्शित करते हैं। एक तो होता है आपका धनात्मक विचलन और एक होता है आपका ऋणात्मक विचलन। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या आ जाएगा इसमें, राउल के नियम की पालना नहीं करते। पालना नहीं करते आपके अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर हम अनादर्श विलयन की बात करते हैं तो ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा होता है जो आपके राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करे, और जो दूसरा है वो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करे। क्लियर बात। अब बात करते हैं कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में क्या अंतर है। ठीक है, तो अनादर्श विलयन की बात करेंगे। सबसे पहले अंतर की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले अनादर्श विलयन के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। फिलहाल इसके दो पॉइंट होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो अनादर्श विलयन की अगर हम बात करें तो पीछे तो हम ये कह रहे थे कि जो हमारा वाष्प दाब होता है वो मोल अंशों के क्या होता है, समानुपाती। लेकिन अनादर्श विलयन क्या है, जो राउल के नियम को फॉलो नहीं कर रहे, यानी राउल के नियम को नहीं मान रहे। राउल का नियम कह रहा था कि वाष्प दाब मोल अंशों के समानुपाती है, और ये पालना नहीं कर रहा, यानी ये बोल रहा है कि वाष्प दाब मोल अंशों के समानुपाती नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात। राउल का नियम कहता है कि वो मोल अंशों के समानुपाती होता है, कौन, वाष्प दाब। लेकिन अगर वो पालना नहीं कर रहा, यानी वो राउल के नियम के अपोजिट बात कर रहा है, वो कहता है कि वाष्प दाब जो है वो मोल अंशों के समानुपाती नहीं है, मतलब उसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो जो अपना फॉर्मूला बन रहा था वो ये बन जाएगा, P1 इज नॉट इजिकल्स टू P1 नॉट x1, P2 इज नॉट इजिकल्स टू P2 नॉट x2, and P total is not is equals to P1 not x1 plus P2 not x2। क्लियर बात, बिल्कुल राउल के नियम के अपोजिट बात कर रही है। ठीक है, अब हमने बात कर रहे थे कि जो अनादर्श विचलन होते हैं ना, ये दो प्रकार से विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक तो करता है वो धनात्मक विचलन और एक वो करता है ऋणात्मक विचलन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना धनात्मक विचलन के बारे में। धनात्मक विचलन के अंदर ये कहता है कि जो आपका वाष्प दाब होता है ना, जब उसका मान मोल अंशों से ज़्यादा हो जाता है, यानी इस केस में क्या हो जाता है कि जो आपका P1 है, यानी जो वाष्प दाब है वो क्या है, ज़्यादा है P1 नॉट x1 से। P2 जो है वो ज़्यादा है P2 नॉट x2 से, और जो P टोटल है वो भी ज़्यादा है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 से। क्लियर बात। ये कंडीशनें बताती है धनात्मक विचलन को, जिसके अंदर वाष्प दाब का मान ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें ऋणात्मक विचलन से, तो ऋणात्मक विचलन यानी चीज किस में चल रही है, नेगेटिव में। आपको पता है नेगेटिव यानी कम और पॉजिटिव यानी ज्यादा। अगर यहाँ पे वाष्प दाब का मान ज्यादा चल रहा है तो ऋणात्मक में क्या होगा, वाष्प दाब का मान कम होगा। यानी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि P1 जो होगा वो P1 नॉट x1 से कम होगा, P2 जो है वो P2 नॉट x2 से कम होगा, और जो P टोटल है वो आपका P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 से कम होगा। क्लियर बात। देखो यही पढ़ा ना आपने कि P1 जो है ये इसके बराबर नहीं होगा। अब बराबर नहीं होगा मतलब ये है कि वो कम भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकता है। जिस कंडीशन में ये ज़्यादा होते हैं वो तो आपके धनात्मक विचलन कहलाते हैं, और जिस कंडीशन में ये कम होते हैं वो आपके
ऋणात्मक विचलन कहलाते हैं। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा आपको। अब हम धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के बारे में डिटेलिंग से पढ़ेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब अपना जो टॉपिक है वो है धनात्मक विचलन। तो अगर धनात्मक विचलन की बात करें तो पहली कंडीशन तो आपको पता ही है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देती हूँ। ठीक है, ये तो होगी पहली कंडीशन। अब अगर हम दूसरी कंडीशन की अगर इसमें बात करते हैं तो दूसरी कंडीशन ये बोलता है कि जो आप अभी हम पढ़ रहे थे विलय विलय आकर्षण या विलायक विलायक आकर्षण के बारे में, तो ये कहता है कि जो आपके विलय विलय आकर्षण है और जो आपके विलायक विलायक आकर्षण है इन दोनों का मान जो होता है वो विलय विलायक आकर्षण से ज्यादा, विलय विलायक आकर्षण से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें अपने एग्जांपल देके समझ सकते हैं। अगर हम लेते हैं जैसे मान लो, ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विलय विलायक आकर्षण। ठीक है, तो ये तो हम धनात्मक विचलन की बात करें। अच्छा सच्ची, जो आपका पीछे हम अनादर्श विलयन की बात कर रहे थे ना, तो उसमें 2 पॉइंट रह गए, मैं यहीं पे कवर करवा देती हूँ। ठीक है, तो जो हम अनादर्श विलयन की बात कर रहे थे, उसमें हमने फर्स्ट कंडीशन में तो पढ़ लिया था कि जो वाष्पदाब, जो आपके वाष्पदाब होते हैं वो आपके मोलंश के समानुपाती नहीं होते, बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट कंडीशन है ना, उसमें ये भी बोला गया है कि जो हम रिएक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान होगा ना, वो 0 के बराबर नहीं होगा। यानी जो आपका डेल एच का मान है ये 0 के बराबर नहीं होगा। यानी आप जो रिएक्शन करवा रहे हो या तो वो ऊष्माक्षेपी होगी या फिर वो ऊष्मा शोषी होगी। यानी डेल एच का मान या तो वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। और धनात्मक ऋणात्मक क्यों होता है तो ये भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में अच्छे से क्लियर करवा दिया है। तो आप पहले वाले वीडियोस, जो बच्चे नए हैं वो पहले वाले वीडियोस देख के अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डेल एच का मान 0 के बराबर है, यानी मैं ये बोल सकती हूँ अभिक्रिया के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्लियर बात है। और जो इसमें थर्ड कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखना है कि जो डेल वी है वो भी 0 के बराबर नहीं होता। यानी इसमें मैं ये लिख सकती हूँ कि अभिक्रिया के दौरान आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता। और एक और लास्ट में जो पॉइंट रह गया था वो ये है कि जो विलय विलय आकर्षण है और जो विलायक विलायक आकर्षण है वो विलय विलायक आकर्षण के बराबर नहीं होता। क्लियर बात। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देती हूँ ताकि आप लोग उसको कवर कर ले टॉपिक को। तो फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि जो विलय विलय आकर्षण और जो आपका विलायक विलायक आकर्षण है वो विलय विलायक आकर्षण के बराबर नहीं होता। विलय विलायक
आकर्षण के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो मतलब जो नियम हमने आदर्श में पढ़े हैं ना, अनादर्श के अंदर बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे वाला टॉपिक आपको करवा सकूँ। ले लिया अभी तक स्क्रीनशॉट आपने? तो अब हम बात करेंगे अनादर्श विलयन के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था धनात्मक विचलन, उसके बारे में। तो धनात्मक विचलन के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो विलय विलय आकर्षण है और जो विलायक विलायक आकर्षण है वो विलय विलायक आकर्षण के बराबर नहीं होता, यही बताया मैंने आपको। तो हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। मान लो एक तो आपके पास क्या है, अल्कोहल है, किसके रूप में, विलय के रूप में। अल्कोहल का फॉर्मूला पता है सभी को, जो भी आपका CH3OH मेथेनॉल हो चाहे एथेनॉल हो, सारे अल्कोहल की टाइप है। तो ये आपका हो जाएगा, ये मैंने क्या ले लिया, मेथेनॉल ले लिया। ठीक है, अब आपको पता है मेथेनॉल के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होता है इनमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन जब किसी विद्युत ऋण तत्व के साथ बंध बनाता है तो उसे अपने हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन एक विद्युत ऋण तत्व है उससे बंध बना रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो दो अणुओं के बीच में जो बंध बन रहा है ना वो काफी प्रबल है, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण वो काफी ज्यादा है। दूसरा हम इसके अंदर ले लेते हैं एसीटोन। एसीटोन ले लेते हैं CH3 और ये आपको हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं CCH3 और डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आपने किसके रूप में ले लिया, विलायक के रूप में ले लिया। अब इनके बीच भी आकर्षण बन जाएगा क्योंकि आपको पता है डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव में टूटेंगे ये। ठीक है, तो इनके बीच में भी आकर्षण बन जाएगा। तो आप देखोगे ये तो आपके पास क्या है, विलय है, और ये आपके पास क्या है, विलायक है। आपने देखा कि जो विलय के अणुओं के बीच में आकर्षण है वो काफी ज्यादा है और जो विलायक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण है वो भी काफी ज्यादा है। लेकिन जैसे आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद आप देखते हो कि जो विलय विलायक आकर्षण है, यानी एक तो आपके पास क्या है CH3OH और एक आपके पास क्या है, एसीटोन। ठीक है, अब इनके बीच बॉन्डिंग इस तरीके से होगी, सॉरी आपको ध्यान रखना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो अब आप देखोगे जो इनके बीच आकर्षण है वो इन दोनों के आकर्षण से क्या है, कम है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है धनात्मक विचलन का। क्लियर बात? तो आप ये बोल सकते हो, इसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, विलय विलय अंतराण्विक बल एवं विलायक अंतर आणविक बल विलय विलायक अंतराण्विक बल से ज्यादा होता है। क्लियर बात? मतलब जो चीज मैंने आपको समझाई है वही चीज मैंने लिख दी है। विलय विलय अंतराण्विक बल और विलायक विलायक अंतराण्विक बल जो है वो विलय विलायक अंतराण्विक बल से ज्यादा होता है, जो कि धनात्मक विचलन में कहा जाता है। ठीक है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके ग्राफ की बात करेंगे। ले ली होगी स्क्रीनशॉट आपने? तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो पीछे आपने आदर्श जो हम राउल के नियम की बात कर रहे थे उसके ग्राफ के बारे में जो पढ़ा था वही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे अपने क्या लेके चल रहे थे, P2 नॉट, यहाँ पे क्या लेके चल रहे थे, P1 नॉट। यहाँ पे x1 जो है वो हम लेके चल रहे थे 0 और x2 का मान 1। ऐसा क्यों लेके चल रहे थे पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, तो आपको वीडियो देख लेना। और यहाँ पर x2 का मान कितना है आपका
पहले x1 लिखते हैं, x1 का मान 1 है और x2 का मान क्या है 0। ठीक है, ऐसा क्यों है फिर भी सुन लें, क्योंकि जो P2 नॉट है, जहाँ पर जिसकी वाष्प दाब ज़्यादा होगी वहाँ पर उसी की मोल अंश की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम वाष्प दाब किसके लेके चल रहे हैं, जो हमारा विलेन सेकंड है, मतलब जो हमारे पास विलय है, हम ना जो सेकंड है वो तो हम विलय को लेके चल रहे थे और जो फर्स्ट है वो हम विलायक को लेके चल रहे थे। स्टार्टिंग में समझाया था मैंने आपको। तो अब ये क्या है, विलय के वाष्प दाब है, तो उस टाइम विलय के मोल अंश अधिकतम होंगे और विलायक के 0। और जिस टाइम आपके विलायक के जो वाष्प दाब ज़्यादा है उस टाइम आपके विलायक के मोल अंश ज़्यादा होंगे। क्लियर बात। और आपको पता है जैसे जैसे वाष्प दाब का मान घटता जाता है मोल अंश का मान क्या हो जाएगा 0। जैसे जैसे फर्स्ट के वाष्प दाब का मान घटता जाएगा वैसे वैसे इसके मोल अंश के मान क्या हो जाएंगे 0। और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो है P टोटल। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो मैंने अभी ग्राफ बनाया है वो तो आपका राउल्ट के नियम को बताता है, लेकिन ये जो ग्राफ मैं अभी बनाने वाली हूँ वो बताएगा आपके धनात्मक विचलन को। क्लियर बात। तो धनात्मक विचलन के अंदर ग्राफ जो है वो इस तरीके से अप बन जाता है, यानी जो आपको रेखा प्राप्त हो रही है उसके ऊपर बनता है। क्लियर। तो ये बहुत ही इजी ग्राफ है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ये बन गया आपका धनात्मक विचलन वाला। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वाष्प दाब को बताया जाएगा और जैसे जैसे इधर जाएंगे वो मोल भिन्न को बताता है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करेंगे ऋणात्मक विचलन के बारे में। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। तो अब हम बात करते हैं ऋणात्मक विचलन के बारे में। देखो, अगर हम ऋणात्मक विचलन की बात करते हैं तो ऋणात्मक विचलन के अंदर वही कंडीशन स्टार्टिंग वाले, जिसमें वाष्प दाब का मान क्या होगा, मोल अंश से कम होगा, यानी P1 जो होगा वो P1 नॉट x1 से कम होगा, P2 नॉट x2 से कम होगा और P टोटल जो होगा वो P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 से कम होगा। ये थी आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होगा कि जो आपके विलय आकर्षण है और जो आपके विलायक आकर्षण है वो आपके विलायक आकर्षण से कम होंगे। क्लियर बात। अब हम इसको एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं। मान लो आपने विलय के रूप में क्या ले लिया, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते जिसे अपने, एक तो बन रहा है इनके बीच आकर्षण, ठीक है, और दूसरा आपने ले लिया विलायक आकर्षण के रूप में आपने ले लिया जल, H2O और H2। ठीक है, एक आकर्षण है इनके बीच। लेकिन जैसे हम दोनों को मिक्स कर देते हैं ना, देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब H2SO4 के अणुओं के बीच आकर्षण देखा गया और जब जल के अणुओं के बीच आकर्षण देखा गया और जब दोनों को मिक्स कर दिया गया तो देखा गया कि जो विलायक आकर्षण होंगे, यानी जो आपका ये बनेगा, ठीक है, तो जो आपके विलायक आकर्षण है उसका मान क्या होगा, इन दोनों की तुलना में ज्यादा होगा। ठीक है, और ऐसे विचलन को हम ऋणात्मक विचलन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी मैं जल्दी से लिख देती हूँ। विलय अंतराण्विक बल, या फिर अपना आकर्षण बल भी लिख सकते हैं, एवं विलायक आकर्षण बल विलायक
आकर्षण बल से विलय विलय आकर्षण बल, विलायक विलायक आकर्षण बल विलय विलायक आकर्षण बल से कम होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इससे कम है। क्लियर बात, कम होता है। धनात्मक विचलन में तो क्या था, ज्यादा हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, कम हो रहा है। ठीक है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम ग्राफ की बात करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब देखो इसमें जो ग्राफ है, पहले आपको क्या करना है, आदर्श जो आपका राउल का नियम है उसका वाला ग्राफ बना देना है, P2 नॉट, और इधर आ जाएगा आपका P1 नॉट। यहाँ आ जाएगा x1 इजिकल्स टू 0, x2 इजिकल्स टू 1। अभी पीछे बता के हटी हूँ कैसे है, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। x1 इजिकल्स टू 1 और x2 इजिकल्स टू 0। यहाँ पर ये इस रेखा को मिलाएगा और यहाँ पर इस रेखा को, और ये बताएगा इसको। ठीक है, तो अब जो हम ऋणात्मक विचलन की बात करते हैं, तो इसमें ध्यान देना क्या होता है, ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा ना वो इस तरीके से इसके नीचे से बनेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक विचलन है और ऋणात्मक तो कमी कोई बताएगा, तो ये बन गया इसका ग्राफ। और ये ऊपर वाला जब जाएंगे तो ये बताएगा वाष्प दाब को, और इस तरफ जाएंगे तो ये बताएगा मोल भिन्न को। तो स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से इसका। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। तो आई थिंक आपके जो आज का लेक्चर है वो आपको पूरा समझ आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।